ये सबसे पहले चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा, कूलम्स लॉ। दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो कूलम्स लॉ और एक फॉर्मूला इंक्लूड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे इसमें, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम आ गया। यानी ये फोर्स तब काम आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, ये फोर्स तब काम आएगा जब दो चार्ज प्रेजेंट होंगे, राइट। उसके बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बारी आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी या तो एक पॉइंट चार्ज के लिए किसी एक डिस्टेंस पर, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, या तो निकलेगी एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। अब सिस्टम ऑफ चार्ज में भी फर्दर दो कैटेगरी मैंने बनाई है, एक रैंडमली स्क्वायर, ट्रायंगल, हेक्सागोनल, कोई भी ज्योमेट्री दे देंगे, एक स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव पे ही बात चलेगी, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। क्या ये भी इसी अरेंजमेंट में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, है ना, मेनी चार्जेस, डाइपोल इज मोर देन वन चार्ज ऑब्वियसली। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालोगे और एक बार यहां निकालोगे, दो डेरिवेशन यहां गई, इक्वेटोरियल एक्सियल, जैसे पोटेंशियल कैलकुलेट किया था अपने लास्ट क्लास में, देखेंगे। देन उसके बाद में अब अगर इस डाइपोल को उठा के किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो ये भाई साहब ऐसे घूमना चालू कर देते हैं। वो तो घूमेगा ही, क्योंकि ये अलग फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, अलग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अभी आपको इस सिर से कोई आगे धक्का मारे और पैर से कोई पीछे धक्का मारे, आप भी घूम के गिरोगे, मैकेनिक्स है बेसिकली। तो ये एक्सपीरियंस करता है टॉर्क, तो उसको बोलते हैं टॉर्क ड्यू टू अ डाइपोल। टॉपिक आ गया, ठीक है। ये क्या था? पॉइंट चार्ज। ये क्या? सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज में दो, एक डाइपोल और एक रैंडम कोई भी ज्योमेट्री। देन इधर क्या है? कॉन्टिन्यूस बॉडीज। कॉन्टिन्यूस बॉडीज, कॉन्टिन्यूस बॉडीज क्या? जो ज्योमेट्रीज हमें मालूम है, रॉड, सर्कुलर डिस्क, रिंग, थिन शीट, थिक शीट, स्फेयर, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, यही पहले भी चलते थे 11th में, सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टाइम पे भी, ये अब भी चलते हैं। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस बॉडीज को दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक तरीके से नहीं पढ़ा जाता। पहला तरीका होता है कि उन कॉन्टिन्यूस बॉडीज की जिनके मैंने अभी अभी नाम लिए हैं, उन सबकी डेरिवेशन कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये लाइन क्या बता रही है? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। और ये बता रहा है गॉस। तो बेसिकली गॉस क्या बताता है? कॉन्टिन्यूस बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक तरीका है। वैसे गॉस कभी ये नहीं बताता, गॉस फ्लक्स के बारे में बात करता है, वो तो हम निकाल लेते हैं चोरी छुपे, वो उसकी एक एप्लीकेशन है। यही है पूरा चैप्टर बस। और 4-5 लाइंस किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बस ये पूरा चैप्टर। इसके लिए परेशान हो रहे हो? चलो करते हैं। सुपरपोजिशन ड्यू टू कूलम्स लॉ हो गया था। हाँ, उससे आगे शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। कूलम्स लॉ का सुपरपोजिशन हो गया था। कूलम्स लॉ पे दो टाइप की प्रॉब्लम बनती थी, हमने लास्ट क्लास में बात की थी। एक कि यहां पर चार्ज दे दिए और बाकी की वजह से इस पे नेट फोर्स बताओ, तो वेक्टर डायग्राम बनाया और हो गया। तो मैं अब उसमें ज्यादा डीप में ना जाऊं, काम हो जाएगा, क्वेश्चंस करना प्रैक्टिस, ठीक है ना भाई? बात समझ आ रही है ना? ये प्लस हुआ, मान के चलो। एग्जांपल लूं क्या कोई? एक ले लेता हूं, ठीक है, एक ले लेता हूं रैंडमली। लेट्स से ये चार्ज प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू। 1 2 3 4, मुझे 4 में फोर्स चाहिए, चार्ज नंबर 4 में फोर्स चाहिए बाकी की वजह से। कैसे स्टार्ट करोगे प्रॉब्लम को? इस पर इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से अगर मैं 1 मीटर दे दूं तो इस पर इसकी वजह से एक वेक्टर इधर, यानी फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3 दिस डायरेक्शन, प्लस फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में, उधर ही जाएगा। फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2। अब सबको बस कैलकुलेट कर लेना है। F41 कैसे निकलेगा? K कहा है 41 भाई? ये है Q1 Q2, ऑब्वियसली दोनों Q सेम जैसे दिख रहे हैं, तो Q² बाय 1²।
4 3 भी ऐसे ही हो जाएगा, 4 2 में बस ये डिस्टेंस अलग आएगा, आर का रूट में आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। कुछ था नहीं है, कुछ नहीं होता इस प्रॉब्लम में, ठीक है। दूसरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो कूलम्स लॉ में बनती है जनरली, दैट इज इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम्स, कि दो चार्ज दिए हैं, तीसरे चार्ज को कहां बिठा दें, इस साइड या इस साइड, कि वो कंफर्टेबल रहे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, +q +4q, दो चार्ज है, L इनके बीच का डिस्टेंस है, इसको 1 नाम दे दिया, इसको सेकंड पोजीशन नाम दे दी, ठीक है। राइट डाउन, वेयर शुड वी कीप थर्ड चार्ज such that it remains in equilibrium, such that it remains in equilibrium। हाँ, साइन +q बेटा, बिल्कुल सही बात है। थर्ड चार्ज का साइन भी पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, +q, ठीक है। ये कहां पर प्लेस करें? ऑब्वियसली अलोंग अ लाइन ही पूछ रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे तुम सोचो, अलोंग अ लाइन ही पूछ रहा हूं मैं। तो रैंडम सोचो हवा में सबसे पहले, कि अगर मैं इसको इधर रख दूं, यहां पर अगर मैं रख दूं, तो इस चार की वजह से फील्ड की इंटेंसिटी यहां पे ज्यादा, और इसकी वजह से इंटेंसिटी यहां कम, लेकिन स्टिल ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर फील्ड ऐसा फोर्स मार रही होगी, इस डायरेक्शन में, तो ये रुका रहेगा? नहीं रुका रहेगा, तो ये पोजीशन तो नहीं डिफाइन है। अभी मैं कैलकुलेशन लाके छोड़ूंगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है, कैलकुलेशन में स्पीड रखा करो। +q को अगर मैं इधर रख दूं, तो क्या फिर से वही बात नहीं है कि दोनों ही उसको अपोज कर रहे हैं? ऑब्वियसली तुम कहोगे कि सर बीच में, अच्छा ये मत देखना कि हमेशा ही बीच में रहेगा, ऐसा हमेशा नहीं होता, इस केस में भले हो रहा है। जैसे अपनी एक वो बना लो रिजिड थिंकिंग की, नहीं हमेशा बीच में ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, साइन चेंज कर दूंगा तो वो इधर उधर भी चला जाएगा, ठीक है। अब हमें कहीं भी बीच में प्लेस करना है, वी डोंट नो द पोजीशन, लेट्स से दिस इज द पोजीशन, हमें नहीं पता कि ये यहां से कितनी दूरी पर है, x, लेट्स से x, तो यहां से L - x हो गया, जहां से आप x ले रहे हो ना, वो आपका ओरिजिन है, ठीक है। अगर आंसर कभी भी नेगेटिव में आएगा ना, तो उसका मतलब वो इस साइड को रखने को बोल रहा है, और पॉजिटिव आएगा तो इस साइड रखने को बोल रहा है, लेकिन आंसर आएगा किसका? ऑब्वियसली अब इन दोनों चार्ज का फोर्स निकालूंगा, इन दोनों का निकालूंगा और दोनों को इक्वेट कर दूंगा, करो, ये काम आपका है। KQ/x² इज इक्वल्स टू KQ/L - x होल स्क्वायर, बिल्कुल से 1/x², 4/L - x होल स्क्वायर। मुझे x की वैल्यू बताओ यहां से, देखते हैं, L - x होल स्क्वायर बाय x, L/3, चेक करो, दोबारा चेक करो, L/3 इज द राइट आंसर। कितनी आ रही है x की वैल्यू? L/3, प्लस माइनस आ रही होगी तो ऑब्वियसली माइनस नहीं लेना है, प्लस ही लेना है, क्योंकि माइनस ने हमारी थ्योरी को वैसे गलत कर दिया है कि उस साइड तो नहीं जाएगा, इसी साइड रहेगा, राइट आंसर L/3, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब हम किस पे आ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले किसकी वजह से पढ़ेंगे? पॉइंट चार्ज की वजह से। तो मेन हेडिंग
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सही चल रहा है बेटा? गुड। ठीक है, प्लस क्यू, है ना। अब इसके लिए कोई बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, हम यहां पे साइड में ना पॉइंटर्स लिखते चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर फील्ड के अंदर चार्ज आया, कहीं से बाहर से आया, तो वो तो ये क्या है, अभी टेस्ट चार्ज की तरह काम करेगा। दिख रहा है नव्य? ठीक है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस फोर्स पर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यू नॉट ई, कौन ये कौन है, टेस्ट चार्ज है। कहां से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी कोई चार्ज आ जाएगा, वो इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसका यूज खाली इसी चैप्टर में नहीं होगा, बहुत सारे में है आगे भी, तो इस बात को ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर पॉजिटिव है तो इसमें डायरेक्शन आगे की तरफ आएगी, और अगर ये नेगेटिव है तो क्यू नॉट ही पीछे की तरफ लगेगा। अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो क्यू नॉट ही आगे की तरफ लगेगा, अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो क्यू नॉट ही इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। शुड आई रिपीट? इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, अगर उसके अंदर आने वाला चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स उस पर कितना लगेगा, क्यू ई। नेगेटिव है तो भी कितना लगेगा, क्यू ई, बट डायरेक्शन अपोजिट रहेंगी। अगर वो पॉजिटिव है तो अलोंग द फील्ड लगेगा वो फोर्स। हाँ, अब आप वो देखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज मत हो। वैसे भी ऐसे सोच सकते हो, ऐसे सोच भी सकते हो कि ये फील्ड अगर आ रही होगी कहीं से, तो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ बहुत दूर पॉजिटिव होगा, वहीं से तो चल रही होगी। और अब लेकिन वो लिखना नहीं है, कहीं जा रही है तो नेगेटिव की तरफ ही जा रही होगी, तो ऑब्वियसली इस पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा होगा, ऐसे सोच लो। लेकिन किस फोर्स से, क्यूई से। बट हम लोग ऐसे याद नहीं रखते थे, हम क्या बोलते थे, प्लस क्यूई अलोंग द फील्ड इफ पॉजिटिव, नेगेटिव क्यूई अपोजिट टू द फील्ड इफ नेगेटिव। ठीक है, लिख लेना अपना भी बात। ठीक है, ये चार्ज है, तो चार्ज हर तरफ फील्ड एक्सर्ट कर रहा होगा, बट हम तो एक लाइन में देखना चाहते हैं। चार्ज हर तरफ फील्ड एक्सर्ट कर रहा है, हम एक लाइन में देखना चाहते हैं। इस लाइन में देखने के लिए हमने क्या किया, यहां पर एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लिया आर डिस्टेंस पर। इस चैप्टर के टॉपिक और प्लस अगले चैप्टर के टॉपिक्स के साथ इसका अमलगमेशन, मिक्स होना, अक्यूमुलेशन। एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने एक लाइन ऐसे खींच के बताया था कि फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और कूलम्स लॉ, चारों के फॉर्मूले लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, और किसमें किस पोजीशन पे क्या पूछ सकता है, ये नॉलेज बड़ी क्लियर रहनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिक ये रहेगा तो न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, और बाकी सारी चीजें सिर्फ डेरिवेशन पे आएंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, बेसिक फॉर्मूला उठाओ, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स कितना, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, क्यू नॉट कैंसिल, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कहां पे निकाला, कुछ आर डिस्टेंस पर। फर्स्ट हो रहा है, समझ आ रहा है? जहां समझ आना बंद हो वहां से हैंड रेस कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, किसकी वजह से आई? जैसे मैंने नाम बुलाया किसी का, है ना, लेट्स से मैंने नाम बुलाया, किसी एक्स पर्सन का नाम बुलाया। अब एक बात बताओ, जब मेरे मुंह से आवाज निकली तो 5 मीटर दूर पर वो आवाज की एक सर्टेन इंटेंसिटी होगी, 6 मीटर पर उसकी इंटेंसिटी कुछ कम होगी बट सर्टेन होगी, 10 मीटर पे कुछ कम होगी बट वहां भी एक फिक्स होगी। ये किस यूनिट में नापोगे, डेसिबल में। साउंड डेसिबल में नापा जाता है, तो जब डेसिबल में नापोगे तो आप कहोगे सर 5 मीटर के डिस्टेंस पर आपने जो आवाज दी थी उसकी इतनी डेसिबल थी, वो आपने कैसे बताया? फॉर्मूला होगा आपके पास कोई जो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह ये चार्ज, जैसे मैं चिल्ला रहा हूं वैसे चार्ज क्या फेंक रहा है अपने अंदर से, इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो किसी ने बोला आर डिस्टेंस के लिए बता दो, हम आर पे कभी 5 रख देंगे, कभी 10 रख देंगे, कभी 15 रख देंगे। इस हिसाब से इस चार्ज की फील्ड अलग अलग पॉइंट पे पता चलती जाएगी। क्या आपको ये बात दिख रही है कि जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है, जैसे जैसे आप मुझसे दूर जाते जाओगे आपको मेरी आवाज कम सुनाई देती जाएगी। सिंपल। सबसे ज्यादा कब सुनाई, जब आप मेरे पास खड़े होगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट कब होगा, जब आप पास होगे उसके, राइट। तो अगर ग्राफ भी बने तो कैसा बने, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनवर्स रिलेशन में ऐसा ही ग्राफ बनता है, एक बढ़ता जा रहा है दूसरा कम होता जा रहा है, एक बढ़ता जा रहा है दूसरा कम होता जा रहा है, लेकिन जीरो कब हो रहा है, इनफाइनाइट पर। पता ही नहीं चल रहा जीरो कहां हो रहा है। आर को आप इनफाइनाइट कर दोगे तभी ई जीरो होगा, तभी ई जीरो होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां हो रही है, इनफाइनाइट पे। आपको आवाज मेरी कहां सुननी बंद हो जाएगी, इनफाइनाइट पे। आपको क्या बात कर रहे हो, 100 मीटर दूर नहीं सुनाई देगी, बट वो सुनाई देगी बात नहीं, आपकी सुनने की इंटेंसिटी नहीं है वहां तक, आवाज तो जा ही जा रही है दूर तक। देखते हो कभी पेट वेट घर में होता है कि कोई आवाज नहीं आई पर वो एकदम से खड़े हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, और फिर उसके कुछ देर बाद ही भूकंप आता है। ऐसा नोटिस किया है हमने, तो देखा भी ऐसे होते हुए। उनको वो सब सुनता है जो तुम्हें नहीं सुनता, और ह्यूमंस अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, जबकि एक सर्टेन रेंज के बाद उनको दिखना बंद हो जाता है, एक सर्टेन रेंज के बाद उनको सुनाई नहीं देता, और आजकल तो एक सर्टेन रेंज के ऊपर सोच भी नहीं पा रहे, फिर कहां से स्मार्ट होगा। ठीक है, तो कायदे में रहो, पूरी यूनिवर्स में ना चींटी के बराबर स्पेस नहीं है। ठीक है, चलो समझ आ गई बात, चले। अच्छा कर लो, कॉपी कर लो, और कोई कर रहा है तो एक क्वेश्चन डाल देते हैं तब तक बच्चे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम, 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं डायरेक्शन यहां बना नहीं रहा हूं, इसको लिखना, पॉइंट्स ड्यू वेस्ट, पॉइंट्स ड्यू वेस्ट, डायरेक्शन भी चेक हो जाएगी, एट अ सर्टेन स्पॉट, एट अ सर्टेन स्पॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मच ऑफ अमाउंट, जितना लिखा है, पॉइंट्स ड्यू वेस्ट, पश्चिम की तरफ जा रही है, एट अ सर्टेन स्पॉट, फुल स्टॉप, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of the force that acts on a charge of 2 microcoulomb and 5 micro minus 5 microcoulomb at this spot, at this spot. भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सही है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी स्पॉट पर किस डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। वेस्ट मतलब ये हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है बेटा। अब उसके पास अंदर दो चार्ज पड़े हुए हैं, 2 एक -5, तो ऑब्वियसली 2 पर इसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा, क्यू नॉट ई कितना, 2 इंटू 10 टू दी पावर 5, तो 2 पे माइक्रो है, 10 पावर -6, फील्ड कितनी होगी 10 टू दी पावर 5, जो भी आएगा नंबर वो फोर्स किधर की तरफ, इधर की तरफ। अभी इसको कर रहे हैं, अब इसको करेंगे, अभी इसको कर रहे हैं, पहले दो चार्ज है ना, एक बार में दो बात बोलूंगा तो आवाज सुनाई नहीं देगी ना, पहले इसको कर रहे हैं। इसका हो गया, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ड्यू वेस्ट, वेस्ट के डायरेक्शन में लगा, इस पे उधर लगेगा, लेकिन कितना लगेगा 5 इंटू ये चार्ज है ना, क्यू, क्यू कितना है -5 इंटू कितना है, अच्छा फोर्स के टाइम पे भाई कूलम्स लॉ चार्ज के साइन को मैटर नहीं करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी कूलम लॉ से ही आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी फॉर्मूले में चार्ज के साइन को मत लेना,
नेगेटिव क्यू है, लेकिन आपको पता है ना नेगेटिव है, तो आपको डायरेक्शन पता है। अमाउंट आपको देखना है, अमाउंट कितना आ रहा है, 5 × 10⁵ है ना, 5 × 10⁻⁶ क्योंकि माइक्रो, और 10⁵ ये वाला फील्ड वाला, ये क्या है, ये फील्ड है, और ये क्या है, ये चार्ज है, ये क्या आ गया, फोर्स आ गया, साइन लिया ही नहीं मैंने, हमें डायरेक्शन पता है, किधर डायरेक्शन उधर है, तो ड्यू ईस्ट, दैट मच ड्यू ईस्ट। 0.2 न्यूटन ड्यू वेस्ट, 0.5 न्यूटन ड्यू ईस्ट इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अभी पीछे फील्ड जब कैलकुलेट कर रहे थे, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जब हमने कैलकुलेट किया, तो हमने जो पॉइंट चार्ज था उससे सर्टेन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी कितनी होगी, वहीं पे तो निकाली, उसी पोजीशन पे तो निकाली। अब यही काम एक बड़े ज्योमेट्री के लिए करना है। लेट्स से कि मेरे पास ये है ट्रायंगल काइंड ऑफ, ठीक है, कुछ भी रख लो, यहां माइनस क्यू रख लो, यहां प्लस क्यू रख लो, लेट्स से दिस इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एक चार्ज है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो सिस्टम। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम कहां पर है, सिस्टम ऑफ चार्ज पे और रैंडम ज्योमेट्रीज पे इस टाइम पे, अगर बनाया होगा तो, नहीं बनाया होगा तो एंड में दोबारा बनेगा, ठीक ठीक है। अब एक बात बताओ, इस पे निकालना है, ये वाला, ये 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी E1 की डायरेक्शन ये हो गई, E2 की डायरेक्शन इस पॉइंट पर ये हो गई। क्या E1 और E2 का अगर मैं ऐड कर दूं और ये पॉइंट 3 है, तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 3 आ जाएगी? इतनी बात जस्टिफाई है सबको? हाँ बोलो बेटा। E1 का फॉर्मूला KQ/R²। कितने चार्ज हैं फॉर्मूले में? एक, तो इन दोनों के पास में कहीं एक ही तो रहेगा चार्ज, इसकी वजह से है। E2 KQ/R², दोनों सेम है, तो क्या मैं ई बोल दूं? लेट्स से दोनों का नाम ई, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। यही तो मैं बोल रहा हूं, साइन को यूज नहीं करना है किसी भी जगह पर, किसी भी जगह पर। चैप्टर 1 में एक बात तो मैंने क्या बोला, कूलम्स लॉ जब आपने लिखा, होगी बेटा दिक्कत होगी, ऐसी कोई दिक्कत मुझे मालूम है, मैंने ये यूज किया था मॉड, यही साफ साफ बताने के लिए कि चार्ज का साइन यूज नहीं होगा। तो सर तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, तो सर फोर्स तो पॉजिटिव हुआ तो अपोजिट, नेगेटिव हुआ तो अपोजिट, तो फिर इंपैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन तो आपको पता है ना ऑलरेडी, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही तो आपने एरो लगाए हैं। वो एरो जब आपने लगा दिए तो इसका मतलब आप डायरेक्शन को कंसिडर कर चुके हो, खत्म हो गया, साइन का काम खत्म हो गया। या तो साइन दिखेगा और या तो फिगर में आ जाएगा डायरेक्शन के लिए, दोनों में से एक ही काम होगा। डायरेक्शन के लिए हमने बना लिया, तो यहां क्यों ले रहे हो, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे याद रखो, मैं ऐसे याद रखता था, तो मैं चाहता हूं तुम भी ऐसे याद रखो कि फोर्स में जब साइन का यूज नहीं होता, तो फोर्स के फॉर्मूले से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का साइन क्यों यूज हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं ऐसे याद रखता था, मैं वो भी बता दूं तुम्हें, जब आपके स्टैंडर्ड में चैप्टर 2 में एनर्जीज होती हैं, वहां तो साइन रहेगा क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल साइन यूज करते हैं, फील्ड और फोर्स साइन यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रहे बात। अब बेटा बस कुछ नहीं, अब इनके बीच अगर ये इक्विलेटरल है, लेट्स से 60, तो ये कितना हो गया 120, ठीक है। बस E² प्लस E² प्लस 2 टाइम्स E² cos 120, भाई जो भी आएगा, मैं कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, इतने स्मार्ट हो, आंसर आ जाएगा।
ई के टर्म्स में आएगा, फिर इस ई की वैल्यू को वहां रख देना, आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे चार्ज गिवन होंगे, अमाउंट गिवन होगा, माइक्रोकूलम गिवन होगा, आर डिस्टेंस गिवन होगा। हम यहाँ पे अलजेब्रा सॉल्व करने नहीं बैठे हैं, मैं यहाँ पे 2 3 6 ये नहीं सिखा रहा हूं। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं, कि हाँ ये नंबर आएगा तो अभी सॉल्व हो जाएगा। डन। ठीक है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। तो सिस्टम ऑफ चार्ज में ये जो हमने किया इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हमने क्या लिखा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लगा के फाइनल आंसर निकाला। रिपीट, बाकी लोग अपने इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तू बता बेटा, तू कहीं बहुत ज्यादा फंस रही है, पूछ। हर जगह लगता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक देख, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या, अब तुम कहोगे वहां लगता है। एक पर्सन को उठा के लाए, 1 2 3 4, हम चारों लोगों ने उसको एक पंच किया, बढ़िया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसके ऊपर जो टोटल इफेक्ट आया है वो चारों के इंडिविजुअल के सम के बराबर है, दैट इज सुपरपोजिशन। नाम बड़ा है, दर्शन छोटे हैं, जितना टोटल उसको लगेगा वो सबके इंडिविजुअल इफेक्ट के सम के बराबर है। अब कल को वेव में पहुंचोगे, मैं वहां पे सुपरपोजिशन लगाऊंगा तो कहोगे ये यहां कैसे आ गया। सुपरपोजिशन बेसिकली सिंपल एडिशन, इट्स अ बेसिक मैथ। कोई डाउट, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मींस अगर 10, अगर यहां पे एक हेक्सागोनल बना दूं और एक के ऊपर पूछूं तो बाकी 5 की वजह से सिंपल ऐड होंगे। मैं फास्ट जा रहा हूं, क्या ये बात समझ नहीं आई जो अभी मैंने बोली, ये बात समझ आई। क्वेश्चन हम अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं ले रहे, ठीक है ना, क्योंकि मैं आगे चलता जा रहा हूं। सिक्सटीन माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 3 मीटर डिस्टेंस, एयर इज द मीडियम। Write down एक line. Find the point on the line. Find the point on the line between the charges. Between the charges where the net electric field is 0. आपने अभी अभी बात बोली बहुत बढ़िया कि E1 प्लस E2 0 होना चाहिए वहां पे। E1 प्लस E2 उस पॉइंट पर जहां पर कितने पूछा हुआ, कोई पॉइंट दिया हुआ है क्या, नहीं, कोई पॉइंट पूछा है हमसे, 0 होना चाहिए। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है दोनों की वजह से, अगर मैं इसको 1 मान लूं और इसको 2 मान लूं तो अपोजिट है दोनों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं वेक्टर वाइज इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानूं तो यानी ये लिखा हुआ है E1 प्लस माइनस E2 इज इक्वल्स टू 0। मैं वैसे शुरू ही नहीं करता इस प्रॉब्लम को यहां से, लेकिन बिल्कुल किसकी वजह से, ये इसकी वजह से। देखो पहले अगर मैं इसको 1 बोलूं तो इसकी फील्ड किधर जा रही होगी, वहां जा रही होगी, और उसकी फील्ड कहां से कहां जा रही होगी, वहां से वहां। ये कौन सा साइन है, तो इसकी फील्ड कहां से कहां जा रही होगी, ठीक है। तो हमें क्या पॉइंट उस साइड फाइंड करना है, क्या लाइन बोली है, बिटवीन द चार्ज भी बोला है मैंने तो, ऑन द लाइन के साथ साथ बिटवीन द चार्ज भी बोला है? क्या मैं, वैसे तो मैं इस प्रॉब्लम को यहां से शुरू करता, लेकिन क्या मैं यहां पर आ गया कि उस पॉइंट पर E1 इज इक्वल टू E2 होना चाहिए। जिसको ये कंफ्यूज लग रहा है वो सीधा यहां आ जाए, इस पॉइंट पर इधर से जो धक्का दे रहा है और इधर से जो धक्का दे रहा है वो दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए।
ये बात समझ आई तुझे कि मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये बात समझ आ गई बेटा, तो यहां के Q1 बाय, हमें नहीं पता ना डिस्टेंस कितना है। लेट्स से ये डिस्टेंस बेटा R1 है, लेट्स, है ना, लेट्स से डिस्टेंस R1 है और लेट्स से डिस्टेंस R2 है। तो के Q1 बाय R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू के Q2 बाय R2 स्क्वायर। के कैंसल, Q1 is 16, Q2 is 4, 16, तो R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 बाय 4। यहां से बना ली इक्वेशन नंबर 1। R1 बाय R2 इज इक्वल टू, स्क्वायर उधर भेजा तो √2, R1 बाय R2 इज इक्वल टू 2। वैसे भी कर सकते हैं जैसे आप बोल रहे हो। हाँ, एंड R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 3। बेटा दो इक्वेशन आ गई आपके पास, दो इक्वेशन आ गई, दो अननोन है, खत्म हो गया क्वेश्चन। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, मीटर, एंड R2 इज इक्वल्स टू 1 मीटर। परेशान मत हो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, भागो मत, ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई रिजिड थोड़ी है कि ऐसे ही जाना है तुम्हें। पूछो। हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस सेंटर ए, ए, एक बार में नहीं लिख सकते थे, ऐसे डिफाइन है इसलिए ऐसे लिखते हैं। सिंबल P, फॉर्मूला Q इंटू 2A। ध्यान रखने वाली बात, चार्ज ऑन बोथ साइड मस्ट बी सेम, क्योंकि खाली इसी के ऊपर पिछले 2 साल क्वेश्चन आ चुके हैं। चार्ज ऑन बोथ साइड, मतलब उन्होंने पूछा भी था, एक डाउट मुझे याद आ रहा है, वो 2 चार्ज थे उसमें ना। चार्ज मस्ट बी सेम, साइन मस्ट बी अपोजिट, डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। खास बातें ये हैं, खास बातें ये हैं इसकी। अब फिर से, जैसे एक -2Q प्लस Q प्लस Q, फाइंड, लेट्स से 1 मीटर, 1 मीटर, फाइंड resultant, because dipole moment is a vector quantity, huh? It has certain direction. Find resultant dipole moment of this problem. See this, ये आया था, इसी टाइप का डाउट था इसका बच्चे का। यहां पे फिर निकालेंगे कैसे? ये जो -2Q है, इधर सिंगल Q है, ये तो मैग्नीट्यूड वाइज अपोजिट हो गए ना, तो इस -2Q को सोच लो -Q और -Q 2 बार लिखा हुआ है, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है, चार्ज मस्ट बी सेम, ओनली देन वी कैन अज्यूम कि ये एक डायपोल है। अब ये क्या बन गया बेटा, एक डायपोल, और ये क्या बन गया बेटा, एक डायपोल। अब सोचो ये क्या बन गया, इस डायरेक्शन में एक P है, लेट्स से P और P1, और इस डायरेक्शन में एक P है विच इज P2।
डिस्टेंसेस अलग अलग दिए होते तो P1 P2, बट यहां सब सेम है तो P1 इज इक्वल टू P और P2 इज इक्वल टू P। दोनों के बीच का एंगल कितना, 90। और जब दो मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं और 90 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर पे जाएगा, विच इज दिस अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बाकी cos 90 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, p रूट 2 इज द फाइनल आंसर वेयर p इज इक्वल टू q इंटू 1 मीटर। किस क्यू देख, जब दोनों ही सेम है बेटा, जब मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही सेम है तो किसी एक का ही होगा, किसी एक का भी क्या, जब दोनों ही दो दो है, अगर चार्ज क्यू और क्यू है नहीं। ठीक है, अब आते हैं इनसे मिली जुली चीजों पर। ये जितनी बातें इनको जरूर याद रखना, ये जो अभी हुआ हमने अभी अभी पीछे क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। उस सिस्टम में हमने ट्रायंगल, स्क्वायर काइंड ऑफ ज्योमेट्रीज पढ़ी। तो क्या हम एक लाइन को कंसिडर नहीं कर सकते क्या, वो भी तो मोर देन वन चार्ज हो गया। अगर ये नेगेटिव क्यू है और ये पॉजिटिव क्यू है and I am interested to calculate the electric field due to this system on this point, तो अगर ये पॉइंट P है लेट्स से, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, लेट्स से ये 1 है ये 2 है, इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2, इट इज अनदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही तो है। जबरदस्ती हाँ नहीं, जिसको समझ आए वही, समझने जैसा था ही क्या। ठीक है, करोगे आप लोग, मैं बीच में सारे डिस्टेंसेस दे रहा हूं। ये पॉइंट O है, लेट्स से ये पॉइंट L है और ये पॉइंट L है, ये डिस्टेंस x है, तो ऑब्वियसली x प्लस L और x माइनस L। x माइनस L, x प्लस L, कुछ ऐसा किया हुआ है अभी कुछ दिन पहले, क्या किया है, पोटेंशियल निकाला था लास्ट क्लास में, यहां पे 0 आ रहा था, यहां पे कुछ आ रहा था, तो यानी वो डाइपोल को, एक दो पेज और बेटा, मुझे पता था पेजों की आवाज आने वाली है प्रॉब्लम्स में। अरे क्यों परेशान हो रहे हो, कर दो ना शुरू, शुरू कर दो, इतना क्या सोच रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, पहले इनको निकालो इंडिविजुअली, कितना हो गया, के क्यू 1 कितना है, x प्लस एल होल स्क्वायर, के क्यू एक्स माइनस एल होल स्क्वायर। अब इनको ऐड करना है बस, अब इनको ऐड करना है बस, ऐड करना है, आर यू श्योर ऐड करना है। सी दिस बच्चों, ये 2 की वजह से फील्ड इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव है ना, और 1 की वजह से किधर होगी, उधर या इधर, 1 नेगेटिव है ना, बोलो ये बात समझ आ रही है। किसका इंपैक्ट ज्यादा है, कौन सी इसमें से स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सी है, 1 या 2, 2, तो 2 माइनस 1, सो आंसर विल बी E2 माइनस E1, वही तो नेट आएगा। शुड आई रिपीट, हाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही तो लग रहा है, तब भी हम ऐड ही तो कर रहे हैं, लेकिन एक उस डायरेक्शन में है एक इस डायरेक्शन में है। जैसे पिछला क्वेश्चन हुआ था, तूने बोला था E1 प्लस E2 0 होगा, तो मैंने E1 प्लस माइनस E2 लिखा था, फिर मैंने बोला था वो 0 होगा। इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, इसी पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये नेगेटिव है,
नेगेटिव अपनी तरफ फील्ड भी लेता है, दूर नहीं छोड़ता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तू डायपोल छोड़, अभी डायपोल छोड़ दे। अब देख दो चीज मर्ज कर रही है, छोड़। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सोच, इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सोच, खाली इधर होगी, सिर्फ इसकी वजह से। नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ खींचता है। तो अब खाली इसके बारे में सोच, अब उसको मत सोच, खाली इसके बारे में सोच, इसके पास आएगी। तो ये फील्ड इसकी हो गई और वो फील्ड इसकी हो गई। इतनी बात समझ आ रही है? डायपोल इसलिए मैं नाम ही नहीं ले रहा हूं, आप डायपोल बोलोगे तो आप कुछ अलग समझने लगे हो। डायपोल आप छोड़ो, दिमाग से निकालो कि डायपोल पढ़ रहे हो। आप ये सोचो मत कि डायपोल है, और हमने इनको बताया भी है कि डायरेक्शन होती है। इसको आप पॉइंट चार्ज की तरह सॉल्व करो ना खाली। इस पॉइंट पर फील्ड इसकी वजह से उधर, और इस पॉइंट पर इसकी वजह से फील्ड इधर। वो वाली फील्ड अगर ये एक्स, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ आ रही है? तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये, मैंने E1 माइनस E2 क्यों नहीं किया? इसी था E1 माइनस E2 क्यों नहीं किया? पास है, E2 पास है तो इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, KQ/R² से। R ज्यादा है, R वहां पे कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए ज्यादा रहेगी। कैलकुलेशन बढ़ी जाएगी, मैं करता हूं साथ साथ। पहले बताओ, ये बात सबको समझ आ गई है कि Q/X-L² माइनस KQ/X+L²। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं, बहुत सही आ रहा है कुछ। मैं यहां पर आ रहा हूं सीधा, X² - L² ऊपर KQ4XL। क्या यहां तक आ गए? नहीं तो मैं पीछे जाऊं, स्टेप्स खोलूं फिर। यहां तक आ गए भाई? ये खोल के एलसीएम लेके यहां तक आ गए। इस 4 को मैं लिख दूं 2 × 2, इस 4 को लिखा मैंने 2 × 2 Q × X × L × K अपॉन नीचे X² - L² का होल स्क्वायर। अब Q × 2 टाइम्स ऑफ L, जिस जिस पे सर्कल बना है, ये बन गए P, ये बन गए P। क्या हो गया? P कितना हो गया? K 2KP अपॉन X² - L² होल स्क्वायर। X भी है क्या? एक X भी है भाई, X भी। ये क्या आई? इलेक्ट्रिक फील्ड आई एट पॉइंट P। ये आया फाइनल आंसर। केस, केस क्या है? केस अगर P वाला पॉइंट, वही बात वहां पे भी की थी ना हमने, अगर P वाला पॉइंट, या तो सब रबी कर दिया मैंने, L से, यानी इफ X इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L हो जाए, क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन? तो इसका मतलब L इज वेरी वेरी लेस देन X हो गया, तो L² क्या हो गया? 0 हो गया। ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट है? 2 × 4 X⁴ डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या है? 2KPX, X से X खत्म, बचा क्या? क्यूब। फाइनल आंसर क्या? 2KP/X³। लेकिन ये कब? ये फॉर्मूला वैलिड है कब? जब ये केस होगा, जब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होगा। ये आपको देखना है। अगर ये डिस्टेंसेस इतने ज्यादा नहीं होंगे तो ये फॉर्मूला यूज करना। अगर ये बहुत, ये मैटर कर रहा है कंडीशन, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। डन। शुरू हो जाओ बच्चों, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालो, मतलब 90 डिग्री पे। पहले इतना कर लो, इतना करने के बाद में नेक्स्ट डायपोल का है हमारा,
गायब हो गया, प्लस क्यू यहीं कहीं था पीछे, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये रहा माइनस क्यू, दोबारा मैं बाकी सब हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट पी अब यहां से हटके कहां पहुंच गया है, यहां पर। पॉइंट पी अभी लाइन पे था, नेक्स्ट है नेक्स्ट, ये पॉइंट पी उठ के वहां पहुंच गया है, तो ये डिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा, ये वाला, ये एक्स था ना सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बाकी सब एज इट इज। हेडिंग क्या रहेगी, इसको बोलते हैं फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। इक्वेटोरियल मतलब 90 डिग्री। हेडिंग डाल लेना इसमें, ये तो मेन हेडिंग है, इसके अंदर चल रहा है ये, इसके अंदर तीन चीजें पढ़ चुके हैं हम, एक Q इंटू टू ए, दूसरा पिछली वाली डेरिवेशन, तीसरा ये वाली डेरिवेशन, ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर तीन चीजें पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन अ पॉइंट on a point 90 degree to its axis, 90 डिग्री टू इट्स एक्सिस, और इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल। ये नाम लिखा है मैंने बस इसका, और कुछ नहीं किया बेटा। हाँ कुछ कुछ पहले वाले जो ये डायरेक्ट मत करना बेटा, एज इट इज मत करना, क्योंकि यहां पर एक्सप्रेशन जाएगा, यहाँ का आंसर भी आएगा, कुछ जीरो नहीं जाएगा, इसलिए सॉल्व करो। हाँ जीरो नहीं जाएगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ इसलिए। अब तू पेन एकदम रख दे, तू पेन एकदम रख दे, तो इसको एकदम ध्यान से देख, ठीक है, और इसमें हेल्प करेगी मेरी। पेन नहीं चलाना, नाम भी हटा दिया अब तो मैंने, अब हमें पता है क्या कर रहा है, पता है ना क्या कर रहा है। देखो बेटा क्या करना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किस पे निकालनी है, इस पॉइंट पी पे। सोचो ही मत, ये डाइपोल है ना, सोचना ही नहीं है। प्लस से फील्ड किधर जाएगी, इधर जाएगी, एग्जैक्टली इससे नीचे जाएगी। ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस एक्स हो गए, ये कोई डिस्टेंस ऐसे स्मॉल आर मान लो, एक फील्ड ये हो गई, एक फील्ड ये हो गई, ठीक है। ये पॉइंट वन लिया था पिछली बार, ये टू, हाँ टू ही है, तो ये हो गई E2 बेटा, और ये हो गई E1। दिस इज द एंगल बिटवीन देम थीटा। If this is theta, so this one is also theta. If this is E2 and this is theta, this is E2 cos theta, and this is E2. Very good. Similarly, if this is E1, this is E1 cos theta. Same angle, na? Same angle. Same angle. Right? So this is E1 cos theta, and similarly this is E1 sin theta. ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। ये जो हमने ब्रेक किया ये सबको समझ आ रहा है। इस डायरेक्शन में दो कंपोनेंट आए, इस डायरेक्शन में एक एक कंपोनेंट आया। नाउ चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंसेस सेम है, तो यानी ये E1 और E2 दोनों सेम ही हैं अमाउंट में, तो यानी ये जो ऊपर E sin थीटा है और नीचे जो E sin थीटा है, इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो गई, तो इस डायरेक्शन में 2E cos थीटा। तो एक तरीके से फाइनल आंसर क्या हो गया, 2E, इसी की वजह से तो नेट फील्ड है। अब इसको फर्दर इलेबोरेट करेंगे, तो यानी E नेट जो आया वो कितना आया, बोलो बेटा, 2E cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, राइट एंगल ट्रायंगल देखो, बेस अपॉन हाइट देखो,
तो लिखो, अब यहां से तो ट्राई करो, यहां से ट्राई करो बेटा। ये r की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओनली। हाँ इस पेन डाउन कर, ये हाइप, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइट, बेस कितना है एल, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा, हाइट, हाइट कितना है ये, हाइपोटेनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट है, दिस इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, 2k/q/L बेस सेम, पावर एड एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2, फाइनल आंसर q इंटू 2 टाइम्स ऑफ L कॉल्ड P। पीछे से चल एटलीस्ट ये ऐसे तो ये तो नहीं गई दिमाग से, इसलिए मैं डाउट बना हुआ है, कोई नहीं, ये तो समझ आई, कॉन्फिडेंस का वो भी आ ही गया, चल तो मुझे क्यों परेशान, आ गया, चल ठीक है, के पी बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, बेटा केस और लगा लो बच्चों इसमें जरा, इतना आगे, अब थोड़ा सा आगे चलते, थोड़ा सा आगे चलते, घबराती क्यों है? अगर ये पॉइंट बहुत ऊपर भाग जाए, ये पॉइंट बहुत ऊपर भाग जाए, ये आया फाइनल एक्सप्रेशन बेटा, अगर ये पॉइंट बहुत ऊपर भाग जाए तो एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, के पी बाय एक्स क्यूब, यानी एल, सबका ध्यान रखना होता है तो मैं सारी चीज लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे, एल स्क्वायर टेंस टू 0, ओके, के पी बाय एक्स क्यूब इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 90 डिग्री, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं टेस्ट में क्या क्वेश्चन डालूंगा पता है, मैं क्वेश्चन डालूंगा प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल रेशो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल इज 2/1, और ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी याद रख लो कि यस इट इज ट्रू, 2kp बाय एक्स क्यूब उधर हुआ है, kp बाय एक्स क्यूब, हाँ, तो प्रूव मतलब कैसे भी तो करना है, तो केस लगाना है, केस लगाना है, तो एक तरीके से हमने देखा जाए 4 फॉर्मूले देखे हैं, 2 जब विदाउट केस थे, 2 विद केस, प्लस एक डायपोल का इंडिविजुअल फॉर्मूला Q इंटू 2a। बच्चों मुझे फॉर्मूला बोलो, मैं लिस्ट बनाना चाह रहा हूं यहाँ पे, एक्सियल के लिए विदाउट केस क्या था फॉर्मूला, बोलो, 2kp x अपॉन 3/2, अच्छा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूले नहीं याद रहते, यहाँ पे 2kp बाय एक्स क्यूब, एक्सियल, इक्वेटोरियल में सामने आया हुआ है के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, और केस लगा के पी बाय एक्स क्यूब, और जनरल फॉर्मूला Q इंटू 2a, और डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, कंक्लूजन जितना हमने पढ़ा अभी तक,
जितना भी हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन बॉक्स। डन। ये डाइपोल है, इधर एक नेगेटिव चार्ज है, इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये चिपके हुए हैं दो बॉल्स इसमें ऐसे। मैंने इसे उठा के एक ऐसे फील्ड जा रही थी उसमें ऐसे प्लेस कर दिया। तो इसके साथ क्या क्या हो सकता है वो हम देखेंगे, क्योंकि वो सारी चीज पूछेंगे। ठीक है, हो गया। क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को प्लेस करने जा रहे हैं। कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड? ये जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के बीच में बराबर स्पेस बनाता हूं, पैरेलल बना रहा हूं, इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। बोलने की जरूरत नहीं है, बट लिख दोगे तो अच्छा लगेगा सामने वाले को। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बड़ा पंगा है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये एक डाइपोल, ये यहां पे रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, ये रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज। बच्चों मैं लिखने का टाइम दूंगा, आप सब पेन एकदम डाउन करेंगे। ठीक है, समझने का टॉपिक है पूरा का पूरा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उधर से आ रही है, ये इस पॉइंट को मैंने बीच से फिक्स कर दिया, क्योंकि मैकेनिक्स बोलती है कि अगर आपको किसी चीज की रोटेशन देखनी है तो उसको एक पॉइंट से फिक्स करना बहुत जरूरी है। आपका डोर रोटेट करता है क्योंकि वो एक पॉइंट से फिक्स है। वो पॉइंट फिक्स नहीं होगा तो डोर पलट के गिर जाएगा। कोई भी रोटेशन तभी पॉसिबल है जब एक पॉइंट के अबाउट फिक्स है। ठीक है ना, ये पॉइंट के अबाउट मैंने फिक्स कर दिया। ये रोटेशन तब पॉसिबल है जब ये पॉइंट अगर मैं फिक्स कर दूं। अगर मैं इस डिस्टेंस को L बोल दूं और इस डिस्टेंस को भी L बोल दे रहा हूं, प्लस क्यू पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा? इस प्लस क्यू पर क्या कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा? कितना हो रहा होगा? अगर ये चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो फोर्स लग रहा होगा क्यूई। क्यूई, यस, क्यू ई, ये फोर्स लग रहा होगा। और ये चार्ज नेगेटिव है और ये भी फील्ड में है, तो इसके ऊपर लग रहा होगा क्यू ई बट ऑपोजिट। अगर इस पॉइंट को मैं यहां से रोक के इस डायरेक्शन में इसको खींचूं और इसको इसमें खींचूं, तो ये पॉइंट कुछ नहीं, बस सिंपल ऐसे ही घूमेगा। और इसके बाद ये ऐसे भी नहीं घूमेगा जब ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। कोई रीजन क्यों ऐसा हो रहा है? फोर्स कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, यस, क्योंकि अगर मैं इसको इधर खींचूं और इसको इधर खींचूं, तो अभी इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में एक डिस्टेंस है। जब भी फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और उनके बीच का डिस्टेंस होगा, इसको बोलते हैं मूवमेंट। MOMENT। ये वो मूवमेंट टाइम वाला मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट है टॉर्क वाला मूवमेंट। एक मूवमेंट होता है जब भी सी, कुछ बच्चों की कॉपी मैंने मूवमेंट लिखा देखा है, ये मत कर देना, ये देखा है मैंने लिटरली। फिर मैंने कहा रेवोल्यूशन भी लिखी लो। ठीक है, देखो इधर एक फोर्स, इधर एक फोर्स, इन दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखो, इनके बीच में डिस्टेंस है। अगर मैं अपना हाथ ऐसे लगाऊं और इस डायरेक्शन में फोर्स मारूं, तो ये बॉडी टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है, रोटेट करेगी खाली। लेकिन अगर कभी इस बॉडी पर ठीक ऑपोजिट फोर्स भी लग रहा होता ना एक ही टाइम पे, तो उस टॉर्क को कपल बोलते हैं। कपल मतलब क्योंकि पेयर में आता है वो टॉर्क, और उसी कपल को मूवमेंट बोलते हैं। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है टॉर्क, कपल और मूवमेंट में, जानने की जरूरत नहीं है। मूवमेंट यहां पर आएगा। अगर ये नाम लिखा है कभी मूवमेंट ऑन अ डाइपोल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो इसी की बात कर रहा है। अलग अलग नाम से आएंगी चीजें। आप एक बात बताओ, जैसे जैसे ये लाइन स्ट्रेट होती चली जाएगी, ये डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। यानी कि जब जिस मूवमेंट ये वाली लाइन ऐसी होगी
थोड़ी सी, तो ये फोर्स ऐसा, ये फोर्स ऐसा, इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया देखो। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये फोर्स और खाली ये फोर्स रह जाएगा, ये लाइन एकदम स्ट्रेट हो चुकी होगी यूं। और जब ये लाइन यूं हो चुकी होगी तो ये फोर्स और ये फोर्स अगर इक्वल है तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। यही वो पॉइंट है जहां मैं इस केस को पॉज करके अगले केस पे जा रहा हूं, पॉज करके, कि अगर इस सिचुएशन में आने पर ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हुई, अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म दे दी, तो ये फोर्स इस फोर्स से बराबर रहेगा या ऊपर कम नीचे हो सकता है। फील्ड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? क्योंकि फील्ड की क्वांटिटी उधर जाते हुए बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, लेट्स से बढ़ रही होगी, तो इधर वाला चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कंपेयर टू दिस, तो ये टॉर्क, ये डाइपोल आगे भी भागने की कोशिश करेगा, लेकिन कब? जब नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे, उसके लिए एक पॉइंट डलवा दूंगा आगे, कोई सिंपल सिंपल सी बात है। अच्छा, अब समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। मैंने क्या लिखा है? एक्स एक्सिस में लगने वाले सभी फोर्सेस का सम, मैंने बोला फोर्स, टॉर्क वर्ड यूज नहीं किया मैंने, फोर्स, फोर्स 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि राइट साइड में प्लस क्यू ई लग रहा है और लेफ्ट साइड में माइनस क्यू ई लग रहा है। अब आप बोलोगे सर मैंने चार्ज के साइन नहीं लिए यहाँ पे बेटा, ये चार्ज के साइन नहीं, ठीक है, ये डायरेक्शन का साइन है कि फोर्स उधर लग रहा है और एक फोर्स उधर लग रहा है, दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे? 0। इसी बॉडी को अगर मैं ऐसे खींच रहा हूं, सेम क्यू ई तो 0। अगर कभी भी ये सिचुएशन बनती है ना ये वाली, तो अगर आप की किस्मत रही और टाइम रहा और आप मैकेनिक्स की मेरी वीडियोस तक पहुंचे, ये जेम्स इक्वेशन में से एक है जो ये बताती है कि बॉडी कुछ भी हो गई पर एक्स में मूव नहीं करेगी। अब वो बॉडी इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ये, जिसके ऊपर एंटायर मैकेनिक्स डिपेंड करती है, पूरी क्लास 11th, ठीक है। अब यानी कि बॉडी एक्स एक्सिस में स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर सकती, खत्म, बॉडी लॉक हो गई स्ट्रेट लाइन में। क्या वाई में कोई फोर्स दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, तो वाई में भी बॉडी की स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो सकती। किसमें? वाई में नहीं होगी। आपको ये बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि क्यों सारी मोशन आप ब्लॉक करते जा रहे हो, क्यों खाली टॉर्क ही बचा है। आप तो लिख दोगे टॉर्क हो रहा है, वो अगर उसको वो थोड़ा सा निकला ऊपर नीचे करने वाला कि ये एक्स में मोशन क्यों नहीं कर रहा है, आपने प्रूव किया क्या? आपको बताना पड़ेगा कि एक्स में मोशन क्यों बंद हुई है, वाई में क्यों बंद हुई है। अब तीसरी मोशन एक ही बचती है, ये बॉडी अगर एक्स में नहीं जा रही, वाई में नहीं जा रही, जेड मत लेना, स्पेस नहीं पढ़ते कभी भी, प्लेन पढ़ते हैं हमेशा, ठीक है, इसलिए मैंने रोक दिया। तो आप कहीं आप ऐसे ऐसे ले लो तो और हो जाए, हम सिर्फ प्लेन पढ़ रहे हैं, मैं शीशे के इस पार हूं, ठीक है, ये शीशा है यहाँ पे, एक्स तो सीरियसली वो शीशा ही हो गया तेरे लिए, तो एक्स वाई। अब तीसरी मोशन कौन सी हुई? सिर्फ और सिर्फ ये, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो स्पेस में आ जाओगे, आप ऐसे करोगे तो भी स्पेस में आ जाओगे, आपके पास बचा ही खाली है, ठीक है। क्या बोला मैंने? तो अब बॉडी सिर्फ और सिर्फ क्या लेगी? टॉर्क लेगी। और टॉर्क का फॉर्मूला ये तो हमेशा से मालूम है आपको, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। मैंने जो बोला है उसको लिख लेना अगर नहीं मालूम हो। फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। तीसरी बार नहीं बोलूंगा, अब लिख लो। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है इस केस में बेटा? ये बस रुक जाओ, लिखना बंद करो। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है? क्यू ई, और ये अगर एल है, ये थीटा, तो ये एल कॉस थीटा और ये एल साइन थीटा, तो दिस इज एल साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगी, घूमेगी, तो यानी कि अगर ये डायरेक्शन में घूमेगी बॉडी इधर,
सिर्फ यहां पे देखो, यहां पे मैं अपना हाथ फिक्स कर दे रहा हूं, ये फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो बॉडी ऐसे घूम रही है, तो यानी ये है डायरेक्शन इसकी। और अगर मैं यहां पे इतने इतने का टॉर्क देखूं तो इतने का, तो ये एल है, तो ऐसे ही एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा, ठीक है। ये एल, ये फोर्स, और ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इतनी इसको मैं लिख रहा हूं टॉर्क 1, पहले एरो को, इसको मैं लिख रहा हूं टॉर्क 2। तो टॉर्क 1 क्या है जरा मुझे बताओ, क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। कैसा घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है। मैंने खाली इसकी बात पूछ रहा हूं, मैं खाली उसकी बात पूछ रहा हूं, इतने की। भाई एक सैचुरेशन नाम की भी चीज होती है, आ जाए तो बता देना मुझे, कि अब आ ही नहीं रहा है समझ में। भले हमें आ जाता पर अब नहीं आ रहा है, पर ये तो आ रहा होगा। अब नीचे वाला टॉर्क टाउ 2, अगेन है तो उतना ही अमाउंट, एल साइन थीटा। क्या सेम डायरेक्शन में घूम रहा है? अगर ये है तो ये भी तो सेम ही डायरेक्शन हो गई, सेम डायरेक्शन में घूम रहा है। दो टॉर्क सेम, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में सिंपल ऐड होते हैं, दो टॉर्क सेम डायरेक्शन में सिंपल ऐड होंगे, तो जो नेट टॉर्क आएगा वो आएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2। व्हाट इज टाउ 1? क्यू ई एल साइन थीटा, क्यू ई एल साइन थीटा, तो दो हो गया, तो 2 क्यू ई एल साइन थीटा। बेटा देख, ऐसा होता है कि टॉर्क को एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेजर किया जाता है, तो एक्स, हाँ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एक से अगर मैं मेजर करूं तो ऊपर वाला डिफाइन हो रहा है और एक बार नीचे वाला डिफाइन हो रहा है। दो फोर्सेस है ना, इसलिए दो टॉर्क लिए, ठीक है। जितने फोर्स उतने टॉर्क। बात अजीब लग रही है, कहां टॉर्क वॉर्क, हम तो सब छोड़ आए थे, ये गलियां सबसे ज्यादा यूज होता है ना मैकेनिक्स में टॉर्क। तुम्हें क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बच जाओगे, सर्कुलर मोशन बच जाओगे, सब आ रहा है आगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच जाओगे, कुछ नहीं बचोगे, सब आगे आएगा। सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि वहां मास मूव करता है या चार्ज मूव करेगा, मोशन तो और फोर्सेस तो यहां पे भी हैं। वहां बायंसी नाम का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का फोर्स है, वहां ग्रेविटी नाम का फोर्स है, मैग्नेटिक नाम का फोर्स है। चेंज क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं चेंज हुआ। लॉ तो आपको समझने ही पड़ेंगे। दोनों ऐड कर दिए, Q इंटू 2 टाइम्स ऑफ L, क्या बन गया? P इंटू E साइन थीटा। तू नहीं लिखेगी, तू बंद कर दे, तू नोट्स ले लियो, मुझे लिखेगी नहीं, समझती है। ये बात समझ आई? पीई साइन थीटा, किस किस को वेक्टर प्रोडक्ट पता है? क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट नहीं पता? देखना भी मत, सीखना भी मत, तो फिर कैसे करोगे? आखिर कैसे करना चाहते हो? करना पड़ेगा। पूरी बुक 1 में दुनिया भर के वेक्टर प्रोडक्ट हैं, बच नहीं पाओगे। जाके देखो भाई, बुक से देखना, देखो नहीं, प्लेलिस्ट में जाके देखो, कुछ भी करो, देखना तो पड़ेगा। मैं भेजूंगा तुझे, तूने मांगा है बेटा, ठीक है। पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई को ई क्रॉस पी मत लिख देना कभी भी। पी डॉट एफ डॉट वी अगर एक फॉर्मूला है तो उसको वी डॉट एफ लिख सकते हो। डॉट प्रोडक्ट में इंटरचेंजेबिलिटी अलाउड होती है, क्रॉस प्रोडक्ट में इंटरचेंजेबिलिटी अलाउड नहीं होती, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन बताता है। अगर ये P है और ये, फिर लिखना शुरू हो गए तो चलो ठीक है, ठीक है। अगर ये P है, ये E है, तो राइट हैंड थंब रूल, P पे हाथ रख के E की तरफ घुमाएंगे तो थंब ऊपर आ रहा है। अगर E से P घुमाने लग जाऊंगा तो थंब नीचे चला जाएगा। इसलिए कभी उल्टा मत लगाओ, उल्टा लो भी तो नेगेटिव लगा दो सीधा वहां पे।
तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर PE sin थीटा इज द फाइनल आंसर। मैं बोर्ड रब कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे इसको लिख रहा हूं, और मैं फिर से, अभी खत्म थोड़ी हुआ है डायपोल, चले जाएगा, अभी चले जाएगा। क्या आया फाइनल आंसर, फॉर्मूला हमारा PE sin थीटा, क्या आया ये, टोटल टॉर्क। अब सुनो मेरी बात, तीन केसेस ले रहा हूं मैं, तीन क्या दो में हो जाएगा, चलो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल है, ये प्लस ये माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल है, ये प्लस ये माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूनिफॉर्म है ऑब्वियसली। इस केस में थीटा कितना है और इस केस में थीटा कितना है, जो भी आंसर देगा मुझे, नहीं नहीं, तुम्हें बोलना नहीं अलाउड है। इसमें यू आर सेइंग 180, ये 0, ऐसा इनने बोला। क्या ये सही है? कौन कौन इनका समर्थन कर रहा है? दो तरह की पार्टी होती है, जो सपोर्ट करती है, अपोज करती है, बीच वाली पार्टी का कुछ नहीं होता। फॉर्मूला देखो, PE sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड थीटा, नहीं सो थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। P कहां से कहां चलता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन एज पर द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, थीटा 0 डिग्री, थीटा 180 डिग्री। ठीक, मैथमेटिकली if I put 0 here, tau will be 0 from math, sin 0 0, sin 180 minus 1, sin 180 कितना होता है? टूल्स को पढ़ो, कब तक पन्ने पलटोगे बच्चों? साइन 180 अगेन 0, साइन ऑल पाई 0, साइन n पाई 0, इफ n is 1, साइन n पाई 0। सोचो, कैसे प्लस हो जाएगा जब खुद ही 180 पर है? वो क्वाड्रेंट की बाउंड्री वही है। इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू गाइस, तुम्हें अगर ये लग रहा है गलती से भी ये गलत फहमी है कि तुम टूल्स के बिना भगे चले जाओगे और सब मजा आता चला जाएगा दुनिया में, तुम भागोगे फिर से गिरोगे, भागोगे फिर से गिरोगे। ठीक है, तो टूल सही था, ये वैल्यू क्यों गलत हुई? तो मैंने तो साइन 180 पूछा था। टॉर्क 0, उसमें कंफ्यूज मत हो, कोई नहीं, मेरे से पूछ लियो, भी लिख ले साइड में। टॉर्क 0, फोर्सेस 0 थे, एक्स में फोर्स, हम प्लेन की मोशन पढ़ रहे हैं ना, प्लेन, ऐसे जाऊंगा तो स्पेस से बाहर आ जाऊंगा ना, तो ये वाली ट्रांसलेशन मोशन अलाउड नहीं है, ये वाली रोटेशन अलाउड नहीं है, ये वाली रोटेशन अलाउड नहीं है, ये तीन फोर्सेस आउट कर दी। अब कौन कौन सी अलाउड है? ये अलाउड है क्योंकि प्लेन में है, ये अलाउड है क्योंकि प्लेन में, और ये अलाउड है क्योंकि प्लेन में। क्या ये कैंसल है पहले से टॉर्क डायपोल के अंदर? क्या ये कैंसल है पहले से डायपोल के अंदर? वाई में था, फोर्स था, क्या ये अब कैंसल हो गई है? तो क्या अब ये टोटल रेस्ट पर आ गया है? इसलिए इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड
दिस टॉपिक इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम ऑफ व्हाट? ऑफ डायपोल. क्यों बोला इक्विलिब्रियम मालूम? अब एक प्लेन में बॉडी मूव नहीं कर सकती, ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे. ओके फाइन. अब दो तरह के बच्चे हैं यहां पे. लेट्स से एग्जांपल अज्यूम नॉट रिजिड. जिनको मैंने बोला जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और बैग उठाए ऐसे भागे कि रुके ही नहीं 200 मीटर तक की, हमें नहीं पढ़ना और हम भाग गए. एक काइंड ऑफ बच्चे. दूसरा, मैंने कहा जाना चाहते हो तो जा सकते हो, नहीं बैठे हुए हैं सर, एक दो डाउट है वो. अब दोनों बच्चों में बात सुनना. जो भाग गए मींस दे आर फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल हियर. जो रुके हुए हैं मीनिंग दे आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल हियर. ठीक है. मैंने जो बोला, मैं कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहा, कनेक्ट है टॉपिक से, छापने में लगी हुई है. एक बात बताओ मेरे को, अगर इस डायपोल को मैं उठा करके सिर्फ इतना सा छेड़ दूं, वापिस ये घूम के ऐसे आ जाएगा. इसको उठा के थोड़ा सा ऐसे छेड़ दिया, वापस घूम के यूं आ जाएगा. मैं सिर्फ छेड़ रहा हूं, ऐसे छेड़, ये यूं आ जाएगा वापस. ऑब्वियसली क्योंकि फोर्सेस लग रहे हैं इधर उधर. ये इस पोजीशन को छोड़ने को तैयार ही नहीं है. तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम. इसको देखो, ये देखो यूं हाथ रखा हुआ है, यूं यूं हाथ रखा हुआ है. इस पर फोर्स किधर लग रहा है? इस पर फोर्स किधर लग रहा है? पॉजिटिव पर फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स किधर लग रहा है इस पे? मतलब बल किधर लग रहा है? और मतलब कैसे बोलूं मैं, फोर्स क्या किधर लग रहा है? ऊपर इधर ऐसे. फील्ड तो इधर है. फील्ड की वजह से इस चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा है? हमेशा अलोंग लगता है. क्या ये हम पढ़ चुके हैं? नहीं. ऐसा मत सोचो कि मैं कोई टारगेट कर रहा हूं किसी को, ऐसा नहीं. कौन कोशिश करेगा इसको समझाने की? एक बार ट्राई करोगे? ट्राई करो आपस में एक बार डिस्कस करो. नव्या, तब तक कोई डाउट तेरा मुझसे पूछ. वहाँ डिस्कशन चल रही है कुछ. ठीक है, समझ आ रही बात है? जब मैं पर्टिकुलर इस चार्ज पर फोर्स पूछ रहा हूं तो इसका मतलब मैं खाली इस चार्ज पर फोर्स पूछ रहा हूं, QE. और नेगेटिव पर पूछ रहा हूं तो खाली इसकी वजह से ही पूछ रहा हूं, QE. जब मैं इस पर पूछ रहा हूं तो वो डायपोल नहीं है मेरे लिए, वो चार्ज है. परेशान मत. डाउट नहीं आएंगे तो फिर कैसे तुम मास्टर नहीं बन जाओगे पहले? तो सिंपल से. और इस पर सिंपल QE. सिंपल QE. इसीलिए तो कहीं भागने को राजी था नहीं. जैसे छेड़ रहे थे ये दोनों कैंसिल कर दे रहे थे. अब इसका क्या होगा जरा मुझे बताओ. देखना, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा छेड़ रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा यूं किया बेटा, यूं किया, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव इधर हो गया. इस पर QE किधर लग रहा है? इधर. और इस पर QE किधर लग रहा है? इधर. ये रुकेगा. इसको मैंने हल्का से यूं छेड़ा, ये पूरा घूम के यूं जाएगा. ये आगे भागेगा, ये पीछे भागेगा. इसको मैंने बस थोड़ा सा छेड़ा है, ये पूरा घूम के यूं गया. इसका मतलब ये इस पॉइंट पर टिका तो हुआ था, लेकिन ये रुकना चाहता नहीं था. यहां पे जैसे ही छेड़ा भाग गया. क्या वापस आएगा कभी इस पोजीशन पे अपने आप? नहीं. क्या मैं ये लाइन लिख दूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड? ट्रू और फॉल्स? ट्रू. स्टेटमेंट आती है ये पेपर में. मैंने क्या बोला? ये बात समझ आई तुझे, ये वाली बात? तो एक बात होता मेरे को कि इस पोजीशन को आप क्या बोलोगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है. अब सुनो, अभी सुनो.
तुम लोग पोटेंशियल पढ़ के आए हो, पोटेंशियल एनर्जी और पढ़ के आओ। यहाँ पे एक चीज मैं और डिफाइन कर रहा हूं, मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं ले रहा। डायपोल का एक अपना पोटेंशियल एनर्जी स्पेस होता है अपना खुद का। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, अभी फॉर्मूला नहीं लिख रहा, क्योंकि वो एक अलग डेरिवेशन जाएगी पीई कॉस थीटा की, मैं उधर नहीं जा रहा। लेकिन मैं आपको यहीं से याद करवा दे रहा हूं। एक बात बताऊं मुझे, मैं एक चींटी को उठा के लाया, वो चींटी मुझसे बात कर सकती है, लेट्स से मैंने उसे उठा के यहां रख दिया, ये चींटी है मेरी, यहां रख दिया, और एक बार एक चींटी को यहां रख दिया, दो अलग अलग। इसको उठा के अब मैंने किसी को बोला डायपोल को छेड़ो, तो उसने छेड़ा और ये यूं आ गया, छेड़ा यूं आ गया। इसका तुम्हें पता ही क्या हुआ? किस चींटी ने सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया? नींद में जा रही है, सोच रही है। इस चींटी ने सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इसको छेड़ूंगा तो वहां जाएगा ना, तो फोर्स तो उतना ही है। क्यों हुई? डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा है? हाँ, लेकिन ज्यादा किसका बेटा? मेरा क्वेश्चन है ज्यादा किसका? बिल्कुल हाँ, देख ये जाके वापस आई, बिल्कुल सही। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा थोड़ा सा कवर किया। इसने कितना कवर किया? सीधा 180। ज्यादा किसका, मैं ये पूछ रहा हूं? इसका ज्यादा है। यानी कि वर्क डन करने की कैपेसिटी किस डायपोल की ज्यादा है? 180 वाले की। यानी पोटेंशियल किसका ज्यादा है? 180 वाले का। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, ठीक है ना? तो पोटेंशियल मैक्सिमम, पोटेंशियल मिनिमम। बोलो, ये भी बना लेना कहीं ऐसा यू बना के यहां पे एक छोटी सी बॉल रख देना, ऐसा यू बना के यहां एक छोटी सी बॉल रख देना। कुछ नहीं याद आए ना बेटा, बस इस फिगर को याद रख के चले जाना। अगर हम कुछ भी नहीं याद आए तो अब इस फिगर से ये कैसे एक्सप्लेन होगा? देखो, ये बॉल अगर यहां से गई ना तो ये कभी भी यहां वापस नहीं आएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां से इस बॉल की हाइट जो है मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बॉल यहां चुपचाप रुकी हुई थी? हाँ, तो इसलिए इक्विलिब्रियम। ये बॉल देखो, क्या ये बॉल हाइट 0 पे रखी हुई है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। क्या ये चुपचाप रखी हुई थी? हाँ, इसलिए इक्विलिब्रियम के अंदर आ रहा है। क्या इसको बार बार छेड़ूंगा तो बार बार घूम के वहीं नीचे आएगी, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। कुछ नहीं याद आया ना, तो थियोरेटिकल आंसर खाली इस फिगर से कर सकते हो आप, ठीक है? हालांकि पोटेंशियल एनर्जी का एक अपना एक्सप्रेशन होता है, डायपोल का एक इटसेल्फ एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, करेंगे। लेकिन मैंने बिना वो एक्सप्रेशन बताए कैसे आंसर करना है वो बता दिया तुम्हें। एक्सप्रेशन होता है माइनस पीई कॉस थीटा। सोचो, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पी, ज्यादा नहीं पड़ेगा, माइनस पीई कॉस थीटा। कॉस थीटा में अगर थीटा 180 डिग्री हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गए, पीई रहा खाली। तो 180 डिग्री के केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम प्लस पीई। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी का डायपोल का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा या माइनस पी डॉट ई। डिराइव करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक याद तो रख लो। होना तो चैप्टर 2 में चाहिए, पर कुछ लोग चैप्टर 1 में ही पढ़ लेते हैं, बिकॉज डायपोल एक साथ आता तो डायपोल को एक साथ पढ़ लेते हैं। बट मुझे एक बात बताओ, वो लोग जो चैप्टर 1 में पढ़ लेते हैं, क्या वो पागल हैं? क्योंकि उनको वो पता ही नहीं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। वो तो चैप्टर 2 में है, तो 1 में क्यों पढ़ ले रहे हैं? और मैंने कई स्कूलों के टीचर्स के नोट्स में भी देखा है, चैप्टर 1 में ही पढ़ा दिया इसको। जिस बच्चों को भी पोटेंशियल एनर्जी पता नहीं इलेक्ट्रिक की कैसे देखते हैं, वो कैसे इसको देखेगा? तो वो क्लास 11th की हेल्प से करते हैं उसको, वो पागल नहीं है, ठीक है? ये फॉर्मूला याद है? अब जरा देखो, ये हमारे आंसरों का सूट कर रहा है। थीटा अगर 180 रखूंगा, कॉस 180 माइनस 1 होगा, प्लस पीई कितना? प्लस पीई। थीटा 0 रखो, कॉस 0 1 होगा, माइनस पीई। हेयर नहीं, इतना हो गया। अगर अब मुझे बात बताओ, एक लाइन लिख लो यार बच्चों, इसके बाद लिख लेना, और पहले मुझे बता दो तब लिखना कि अगर
जितना भी हमने पढ़ा, अगर इसी की जगह मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करा दूं तो क्या चेंज आ जाएगा? टॉर्क तो आएगा ही आएगा, प्लस ये वाला फोर्स जीरो नहीं होगा। हमने सबसे पहले बात पढ़ी, ये रहेगा। तो व्हेन देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर अ डाइपोल, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क एज वेल एज अ ट्रांसलेशनल मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। खत्म टॉपिक, ये मैंने जो बोला लिख लो, ये टॉपिक खत्म। राइट डाउन, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, in a non-uniform electric field, there is a translational motion also. There is a translational motion also with the earlier rotation motion, with the earlier rotation motion in the direction of external electric field, in the direction of external electric field, excess external electric field, excess external electric field, because forces are imbalanced, forces are imbalanced. अब बसते हैं 3 टॉपिक। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विच इज प्योर थ्योरी। न्यूमेरिकल्स बनते हैं बट फिगर वाले न्यूमेरिकल्स बनते हैं। दूसरा, कॉन्टिन्यूअस बॉडीज की इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि 2 तरीके से आएगी, कूलम से भी, गॉस से भी। हाँ, कंडक्टर्स बिल्कुल है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर जस्ट आफ्टर द गॉस एक टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हम थियोरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर करना सीखते हैं जो गॉस से जुड़े हुए होते हैं। ऑब्वियसली गॉस पढ़ेंगे तो फ्लक्स भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब तक तो काफी जानकारी इसकी वैसे भी हो चुकी है, लेकिन टू द फैक्ट कि हमें लिखना ही है इस टॉपिक को, तो हम थोड़ा सा लिखते हैं। ये तो हमें मालूम है ना, कुछ एक प्रॉपर्टी मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मैं बोलूंगा लेंथी, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, सेकंड पॉइंट, सपोज मैं एक साइज का ही सर्कल यहां बनाऊं और एक ही साइज का सर्कल यहां बनाऊं, सेम साइज का, उससे हो सकता है 3 लाइन क्रॉस कर रही होती और इससे एक ही लाइन क्रॉस कर रही होती। तो इसका मतलब फील्ड स्ट्रेंथ कहां ज्यादा है? वहां ज्यादा है। इसको स्टेटमेंट में लिखो, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस, फिर फिगर बना लेना। रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन gives intensity of electric field at that point. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर इस पॉइंट पर आप मुझसे इसकी डायरेक्शन पूछोगे तो मैं कहूंगा टेंजेंट, इस पर पूछोगे तो कहूंगा टेंजेंट। तो कर्व लाइन पर किसी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? थ्रू टेंजेंट। स्टेटमेंट लिखेंगे इसमें, the tangent to a line at any point gives the direction
gives the direction of electric field at that point। हाँ बेटा, क्या नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज फील्ड लाइंस उसकी तरफ जा रही है। रेशो तो है ही है, लेकिन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की तरह है, वो चार्ज की तरफ है। दो चीज है, एक दो चीज है, एक कि कितनी लाइंस निकल रही है उनके नंबर्स, दूसरा उनकी डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? जिसका ज्यादा है उसके पास नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी, देखो ठीक है। तो वो जो रेशो होता है उसके अकॉर्डिंग लाइंस होती है हमेशा। फिर आप साइन देखो, साइन किसका ज्यादा? रेशो में साइन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो नेगेटिव आप नीचे दिखा रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ साइन की वजह, इसकी वजह से है, साइन की वजह से, अगर लिखा भी है उनने तो, बिकॉज ऑफ साइन। ठीक है। नेक्स्ट, ये तो पता ही है तुम्हें, ऑलवेज बिगिन फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। एक फिगर अगर बनाना चाहते हो बना लो बेटा। मैं तेरी वाली बात को लिखवाता हूँ। वो एग्जांपल खोल के दे बेटा। The number, next line, the number of lines, the number of lines leaving a positive charge or entering a negative charge, leaving a positive charge or entering a negative charge is proportional, is proportional to the magnitude of charge, is proportional to the magnitude of charge। उसके बाद ये फिगर बनाना। तो Q2 के पास कम लाइंस हैं बेटा, Q2 के पास कम लाइंस है बिकॉज उसके पास चार्ज भी कम है। Q1 के पास ज्यादा लाइंस है बिकॉज उसके पास चार्ज भी ज्यादा है। तो रेशो में वो प्रपोर्शन में होता है जो हमने लिखा। नेक्स्ट, two lines can never intersect, can never intersect रीजन। देखो, ये अगर दो लाइन है, ये इंटरसेक्ट अगर कर गई तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, टेंजेंट हमने देखा, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो एक ही चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन दो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा सकती। तो इसलिए दिस इज एन absurd, लिख लेना, ये नहीं हो सकता। जो हमने लिखा उसके बाद फिगर बना के लिख देना, दिस इज एन absurd, ये हो नहीं सकता। रीजन है इसका, अगर वो पूछे कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, तो ये इसका रीजन है, बिकॉज वो दो डायरेक्शन में चली जाएगी चार्ज की फील्ड की लाइन, जो कि पॉसिबल नहीं है।
चलो एक एक छोटा सा क्वेश्चन उसके थ्रू मैंने इसमें देखा है, तो अब यहां से हो जाएगा। दिस इज Q1, this is Q2, like this, Q1, Q2. Options are Q1 mod is greater than Q2, Q2 mod is greater than Q1, दोनों सेम, तीन ही ऑप्शन चलो है बेटा। Q1 is greater than Q2, और कोई भाई? सोचो, तुम्हारे पास तो है, वहां लिखा भी हुआ है उसका। सिमेट्रिक होती हैं तो लाइंस हमेशा सिमेट्रिक होती हैं, वो क्वेश्चन ऐसा ही था ताकि वो आपसे आपको ये भी तो असेस कर सके कि आपको पता है ये बात की नहीं। ये तो क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है, आई डोंट नो किस ईयर में। अब इनका कहना है कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया, मतलब ऐसी भी तो होती। तो एक प्रॉपर्टी इटसेल्फ है कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक, मतलब ये लाइन ऑलरेडी यहां पर है। ठीक है, एक बात बताओ मुझे बेटा, एक चार्ज में से एक चार्ज है 1 और एक चार्ज है 2। एक चार्ज में से सिर्फ 6 लाइन निकल रही है और एक में से 60 लाइन निकल रही है। एक में से सिर्फ 6 लाइन निकल रही है ऐसे ऐसे, एक में 60 निकल रही है। दो लाइन के बीच का एंगल किस में कम होगा? इसके मतलब जिसके पास ये एंगल कम होता है उसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वहां से नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा पास हो रही है, यानी उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। बात समझ आ रही है? राइट डाउन दिस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये मैं क्वेश्चंस के साथ डलवाता बट वो उसकी कॉपी में मुझे दिखा तो मैंने डाल दिया ये पे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, is directly proportional to number of field lines, or number of field lines is inversely proportional to the angle between the lines। बात समझ आ गई? खास बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। Electric field lines can never form a closed loop। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करती हैं, लूप बनाती हैं, नॉर्थ टू साउथ, तो साउथ टू नॉर्थ भी रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। आप इसका रीजन मुझे ढूंढ के लाके दो, जो आपके लिए बहुत क्वाइट ऑब्वियस होता है ना, उसके पीछे जाया करो। जैसे परसों नहीं, कुछ एक दिन पहले स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ बैठा हुआ था मैं फिजिकली, तो उनमें से एक ने इस चीज पर डिस्कशन किया कि सर वेव क्रिएट ही क्यों होती है, एनर्जी ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ वेव होता ही क्यों है, क्या वो स्ट्रेट नहीं हो सकता? क्या मन आया कि वो ऐसे ऐसे घूम के जाने लगा? तो ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आने शुरू होंगे तो पढ़ने का कुछ फायदा होगा, नहीं तो रटंत विद्या घटंत विद्या। ठीक है, रटते रहो, इसकी एक कैपेसिटी है, जब रटोगे इसको समझोगे तो ये कभी नहीं भूलता। बचपन से आपने जो भी चीजें समझी है वो रट के नहीं समझी है, समझ के।
इसलिए वो चीजें याद है। ये चीजें ज्यादा ये याद क्यों रखनी पड़ रही हैं, क्योंकि आप इसके, अब देखो इसके रीजनिंग मालूम है, अब ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो रीजनिंग पे जाओ। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों बनाती नहीं है, मुझे रीजन चाहिए अगली क्लास में। हर एक क्लास में एक ऐसा असाइनमेंट दिया करूंगा छोटा सा, ठीक है ना, जो अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस होगा, जिसका कोई मार्क्स नहीं मिलते होंगे, लेकिन तो ये लिख के अपना करके लाना, पढ़ के। अच्छा, हाँ तो लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। That is, as a line can never start and end on the same charge. मैग्नेटिक में होता है नॉर्थ से साउथ जा तो रही है, साउथ से नॉर्थ घूम के आती है, वहां एंड हो जाती है। एक ही पॉइंट पे जा रही थी, वहीं एंड हो जाती है। यहाँ ऐसा नहीं, एक से बस दूसरी जगह जाती है, वापस का कोई सीन नहीं है। आंसर खैर सिंपल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आल्सो गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ, मत लिखो ये लाइन, एक भी पोटेंशियल सर, सी तो बेटा सेम चार्ज हो गया ना, नहीं बी है, आंसर इज बी। अच्छा जी, चलो ये मैंने शायद लिखा नहीं, बी। कम एंगल बन रहा है ना, कम एंगल का मतलब फील्ड लाइन ज्यादा, फील्ड लाइन ज्यादा का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा। शाबाश बच्चों। अब कॉन्टिन्यूअस बॉडीज, electric field on continuous bodies having charge, कौन कौन सी बॉडीज है बेटा, बोलेंगे? रिंग, रॉड, शीट, थिक शीट, थिक शीट, ये रॉड है, चार्ट जैसे ऐसे दिखा दे रहा हूं मैं, ये थिन शीट है, नाम लिखते चलना, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, ये थिक शीट है। देन हॉलो स्फेयर, इसी का नाम होता है कंडक्टर। हॉलो स्फेयर बोले, कंडक्टर बोल दे, सॉलिड कंडक्टर बोल दे, बात एक ही है। सॉलिड स्फेयर नॉन मेटेलिक, ये सबकी चिंता मत करो, ज्यादा नहीं खींचूंगा, बस थोड़ा। इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, जिसमें से ये वाले का एक्सप्रेशन बाय कूलम्स लॉ होगा, इसका, बाकी सबका गॉस से होगा। मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूं, वजह है उसकी, गॉस लॉ से। तो ये सब इधर से होंगे और ये भाई साहब इधर से होंगे। तो ऑब्वियसली जो चीज पहले एक है उसको पढ़ के वहीं खत्म कर देंगे, एक, देन हम सीधा गॉस पे जाएंगे, फिर गॉस की डिटेलिंग करेंगे। इतना काम हम अब कभी और क्लास एक्स्ट्रा लेके तब करेंगे।